अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का आगाज करने से पहले जरा सियाहट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है एक लड़की की जिस पर एक जिन आशिक हो गया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल जरा सियाहट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ठंडी ठंडी हवा के झोंके बारिश की बूंदों को अपने साथ लाते और जिस्म को भिगो जाते। मुझे बारिश बहुत पसंद है और मानसून की बारिशों को मैं ऐसे ही छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा कहना था कि बारिश आए और हम कमरों में बंद होकर बैठ जाएं। ये बारिश के साथ नाइंसाफी है और इतनी बड़ी नाइंसाफी मैं नहीं कर सकती। बारिश की एक एक बूंद को खुद में जज़ब कर लेना ही बारिश का असली हक अदा कर देना है। मेरी इस बात पर हर कोई हंसता और मुझे पागल का खिताब दे दिया जाता, लेकिन घर में एक हस्ती ऐसी थी जो इस पागलपन में भी मेरा साथ देती और वो थी मेरी दादी जान। उम्र के इस पड़ाव पर वो बस बारिश को दूर बैठकर ही देख पाती थी। बारिश का मौसम शुरू होते ही उनकी पसंद के खाने बनने शुरू हो जाते और मेरे तो मजे होते। दादी जान कहा करती थी कि ज़ैनी, मुझे तुम में अपनी जवानी दिखती है। मुझे भी बारिश जुनून की हद तक पसंद थी और तेरी ही तरह बारिश की हर बूंद के साथ इंसाफ करना मेरा फर्ज था और इस फर्ज को पूरा करने में मैं अकेली नहीं होती थी, ज़ैनब भी मेरे साथ रहती। हम दोनों बहनें जैसे ही बारिश हो रही होती, ठंडी हवाएं चल रही होती, 24 घंटों में से जिस वक्त भी बारिश होती हम अपनी जगह से नहीं हिलती थी और अपने आंगन में लगे पेड़ पर लगी बेल के साथ खुद भी लिपटी रहती। अम्मा 1000 बार मना करती, फिर हम ही क्या जो मान जाएं। दादी जान के ऐसा कहने पर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ती और कहती, दादी जान, मैं आप पर ही तो गई हूँ। मैं महसूस करती दादी ये सुनकर खुश तो हो जाती लेकिन साथ साथ चुप भी हो जाती और ये कहकर उठ जाती कि मैं तेरे लिए पकौड़े लाती हूँ और फिर हम दादी पोती मिलकर खाएंगे। और मैं 1000 बार कोशिश करने के बावजूद दादी की इस खामोशी और फिक्र की वजह नहीं पूछ पाई। लेकिन एक बार जब मानसून की बारिश शुरू हुई तो मुझे मौका मिल गया। इस बार बारिश भरपूर अंदाज में अपना जलवा दिखा रही थी। हर चीज धुली धुली निखरी निखरी नजर आ रही थी। दादी सहन में बनी छतरी के नीचे कुर्सी पर बैठी लुत्फ अंदोज हो रही थी और मैं उनके सामने बारिश में बूंदों से खेल रही थी। दादी की आवाज से अचानक चौंक पड़ी। वो मुझे आवाज देकर अपने पास बुला रही थी। मैं जल्दी से भागकर दादी के पास पहुंची और दादी की तरफ देखा तो वो थोड़ी परेशान दिखाई दी। क्या हुआ दादी जान? मैंने फिक्रमंदी से पूछा तो दादी जान बोली, कुछ नहीं, नौकर चाट की प्लेट देकर गया है इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बुला लूं। चाट खाने का असल मजा तो बारिश में ही है। हाँ, फिर बारिश खत्म होने के बाद मजा नहीं आएगा। मुझे दादी पर बेअख्तियार प्यार आ गया और फिर मैंने चाट की प्लेट उठा ली तो मुझे ख्याल आया कि दादी की प्लेट तो मैंने दी नहीं और मैंने उनकी तरफ प्लेट बढ़ा दी। दादी ने प्लेट हाथ में तो ले ली लेकिन उनके चेहरे पर से परेशानी गई नहीं। वो मुसलसल कुछ सोचे जा रही थी और मुझे चाट खाते हुए भी देख रही थी। और इस बार मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या बात है दादी जान, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने एक नजर मुझ पर डाली और फिर कहने लगी, नहीं मैं परेशान नहीं लेकिन थोड़ी फिक्रमंद हूँ। मुझे अंदाजा हो गया कि दादी जान बोलने के मूड में हैं, लिहाजा पूछने लगी, दादी जान किस बात की फिक्र है, आप मुझे बताइए ना। मेरा ख्याल था कि वो फौरन कुछ बोलेंगी लेकिन जब खामोशी तवील होने लगी तो मैंने ही खामोशी को तोड़ा। दादी जान बताइए ना क्या बात है। मैं हमेशा से ही आपसे ये पूछना चाहती थी पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं दादी जान से दोस्ती का भरपूर फायदा उठा रही थी। दादी ने निगाहें मेरी तरफ उठाई और बोली, मैं तुम्हारे लिए ही फिक्रमंद रहती हूँ। मुझे हैरानगी ने घेर लिया। मेरे लिए फिक्रमंद है लेकिन क्यों दादी जान, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारी हर गलती सारा आंखों पर। बस मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रही थी
دادی نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میری رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ ضرور دادی جان، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، آپ حکم کیجیے، بلکہ اگر کوئی بات تھی تو آپ مجھے پہلے ہی کہہ دیتی، آپ کا سمجھانا مجھے اچھا لگتا ہے۔ دادی نے پیار سے میری طرف دیکھا اور بولی، تمہاری یہی باتیں تو مجھے پسند ہیں۔ میں دادی کے اور قریب ہو کر بیٹھ گئی تو دادی نے کہنا شروع کیا، ان کی کہانی ان کی زبانی سنیے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور زینب کالج کے آخری سال میں تھی۔ وہ دن بھی کیسے دن تھے، ہماری ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری پسند ناپسند ایک جیسی تھی۔ ہمیں بارشوں کے موسم سے عشق تھا، اماں لاکھ منع کرتی پر ہم ہی کیا جو مان جائیں۔ اور پھر جیسا کہ میں تمہیں بتا رہی تھی کہ جب بارش ہوتی تو ہم وقت نہیں دیکھا کرتی اور کھلے آنگن میں گھنٹوں بارش سے لطف اندوز ہوتی رہتی۔ یہ کوئی ایسا غلط فعل بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال احتیاط ہر چیز میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس بار گرمی نے سب کا برا حال کر دیا تھا، ہر چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ لوگ بارش کی دعائیں کر رہے تھے اور ہم دونوں تو بارشوں کے دن گن رہے تھے۔ لہٰذا اس بار جب بارش ہوئی تو ہم نے سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ اماں ابا کی ہم دونوں جان تھی، سو منع کرتے کرتے بھی ہماری خوشی کے آگے چپ ہو جاتے۔ اس بار گرمی بھی تو بہت سخت تھی، لہٰذا بارش بھی اسی حساب سے بے حساب برس رہی تھی اور ہم دونوں نہ دن دیکھتی نہ رات۔ جب گٹا چھاتی تو ہم دونوں باہر آنگن کی طرف رخ کر لیتی۔ اس وقت بھی بارش زور و شور سے ہو رہی تھی اور ہم دونوں خوب شور مچا رہی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دن ڈلا۔ مغرب کی اذان ہونے کو آ رہی تھی۔ اماں کئی بار ہمیں ٹوک چکی تھی اور آوازیں بھی دے چکی تھی، لیکن ہم خود میں اتنی مگن تھی کہ ایک بار پھر اماں کی آواز آئی۔ وہ مجھے بلا رہی تھی، شاید میری کسی دوست کا فون آیا تھا، لہٰذا میں زینب کو وہیں چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگی۔ فون پر میری عزیز دوست تھی اور میں اس سے باتوں میں مگن ہو گئی۔ کاش میں اس وقت زینب کو بھی ساتھ ہی لے آتی یا ہم اماں کا کہنا مان لیتی تو اس وقت وہ سب کچھ نہ ہوتا جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شاید اماں ہمیں اس لیے ہی منع کرتی تھی، لیکن اچھا تھا کہ کھل کر ہمیں سمجھا دیتی۔ کاش اگر پہلے اماں بتا دیتی تو اس وقت زینب وہاں کھڑے ہونے سے بچ جاتی، یا کاش ہم خود ہی اماں کی آواز سن کر اندر آ جاتی۔ خیر اس وقت عصر اور مغرب دونوں کا وقت مل رہا تھا اور زینب اپنی دھن میں بارش میں کھڑی اچھل کود کر رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت سیاہ بلی نظر آئی۔ بلی سے بھی بھلا کوئی ڈرتا ہے، لہٰذا ایک عجیب بات ہوئی کہ وہ زینب کے پیروں کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ وہ زینب کے چاروں طرف چکر لگا رہی تھی۔ زینب اپنی دھن میں مست تھی، لہٰذا بلی کا اتنا لگاؤ دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کو اپنی گود میں بٹھا کر پیار کرنے لگی۔ اب مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور میں کھڑکی سے زینب کو دیکھ رہی تھی کہ اماں نے مجھ سے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اندھیرا بھی چھا رہا ہے، زینب کو اندر لے آؤ۔ اماں کی بات سن کے مجھے بھی خیال آیا اور میں فون رکھ کر آنگن کی طرف بھاگی۔ زینب ابھی تک بلی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ میں نے زینب کو پکارا تو وہ ایسے چونکی جیسے خواب سے جاگی ہو۔ میری آواز پر ایک نظر بلی نے زینب کو دیکھا اور میاؤں میاؤں کی آواز نکالی اور دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ زینب ایک خواب کے عالم میں اندر آ گئی۔ اماں ہمیں مسلسل ڈانٹ رہی تھی، لیکن زینب ایسے کھڑی تھی جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دے رہا ہو۔ میں نے اسے بلایا، کیا ہوا زینب؟ لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور وہی فرش پر بیٹھ گئی اور میری اماں اور میں اس کی صورت دیکھنے لگی۔ ہم دونوں پوری طرح بھیگی ہوئی تھی، اس لیے اماں کو اور غصہ آ گیا، لیکن زینب کے منہ سے اچانک بہت درد بھری آواز نکلی، اماں میرا سر۔ زینب کی آواز میں بہت غیر معمولی پن تھا۔ تبھی اماں ایک دم خاموش ہو گئی۔ اماں لپک کر زینب کی طرف بڑھی، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اماں زینب سے پریشانی میں پوچھ رہی تھی اور میں بھی زینب کے سامنے موجود تھی اور اس کو بھرپور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زینب نے مشکل سے ایک بار پھر کہا، اماں میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے
अम्मा की नजर उसके भीगे हुए कपड़ों पर पड़ गई। चलो उठो, पहले कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। सर में भी दर्द इसलिए हो रहा होगा। फर्श से जैनब उठने की कोशिश करते नीचे गिरी और बेहोश हो गई। और फिर जैनब को जब होश आया तो वो नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन अम्मा ने सख्ती से अब्बा से कहकर पाबंदी लगा दी कि बारिश में हम बाहर नहीं निकलेंगी। ये सुनकर मुझे अफसोस तो बहुत हुआ और मैं अम्मा अब्बा को मनाने की तरकीब सोचने लगी, मगर लगता था कि जैनब को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे लाख बार पूछने पर भी वो सिर्फ मुझे घूरती रही। लगता था उसको अपना कुछ होश नहीं था। हर वक्त खलाओं में घूरती रहती और कोई जिद भी न करती। बारिश होती तो वो चुपचाप खामोश बैठी रहती। उसने मुझसे भी बातें करना बंद कर दिया था। अम्मा और मेरा ये ख्याल था कि वो नाराज हो गई है, लिहाजा अम्मा उसको मनाने के लिए उसकी पसंद की सारी चीजें बनाती, लेकिन वो उनमें से किसी चीज को हाथ नहीं लगाती थी। मैं अकेले कमरे में बैठी रहती। उसकी इस पुरस्रार खामोशी से मुझे भी डर लगने लगा था। जब वो रात को कमरे में अंधेरा करके सोती तो मैं लाइट जलाने को कहती, क्योंकि हमें रोशनी करके सोने की आदत थी। और फिर जैनब को तो अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन वो अंधेरे में ही मुझसे कहती, तुम बाहर जाकर सो जाओ। और मेरी हिम्मत ना होती कि मैं जैनब को कुछ कह सकूं। कभी मैं वहीं सो जाती और कभी खामोशी से उठकर अम्मा के पास जाके सो जाती। कहाँ जैनब की फरमाइश ही खत्म नहीं होती थी। मगर अब तो लगता था कि इस घर में मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ साथ अब अब्बा ने भी उसकी खामोशी को महसूस किया और जैनब से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ घूरती रहती, जिससे अब्बा और परेशान हो जाते। अम्मा और अब्बा का ख्याल था कि सर के दर्द और बेहोशी की वजह से जैनब के दिमाग पर शदीद असर पड़ा है, लिहाजा कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सब ने जैनब को सेहतमंद करार दिया और कहा बच्ची ने शायद आपकी बातें दिल पर ले ली हैं, कुछ ही दिनों में खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन जैनब की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। गंदे और मैले कपड़े कई दिन तक पहने रखती, बाल भी बिखरे रहते। अम्मा मुझे समझाती, बहन को अकेला मत छोड़ो, इसे अपने साथ काम में लगाए रखो, फिर इसका दिल बह जाएगा। और खुद भी काम करते जैनब को अपने साथ बिठा लिया करती। अम्मा की आदत थी कि नमाज के बाद सूरत यासीन जरूर पढ़ती। एक बार ऐसा हुआ कि जैसे ही अम्मा ने सूरत यासीन पढ़ना शुरू की, जैनब की हालत बिगड़ने लगी और वो चीख कर कमरे से बाहर भाग गई। मैं और अम्मा इसकी हालत देखकर साख्ते में आ गए। अब्बा को बताया तो अब्बा कुछ सोचकर मौलवी साहब को बुला लाए। मौलवी साहब ने जैनब को अपने पास बिठाया और कुछ पढ़ने लगे। जैनब की आंखें सुर्ख हो रही थी। मौलवी साहब पढ़ते पढ़ते चौंक पड़े और कुरान पाक की आयत पढ़ते पढ़ते जैनब की हथेली को पकड़कर कुछ देखा। मौलवी साहब के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। वो बोले, बच्ची का पिछले दिनों क्या कहीं अकेले जाना हुआ है या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ वो कुछ वक्त अकेले रही हो? अम्मा अब्बा दोनों ने नफी में सर हिला दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? घर में कोई पालतू जानवर है जो बच्ची के साथ रहता है? मौलवी साहब ने फिर पूछा। अम्मा ने इस बार भी नफी में सर हिला दिया। बेटी, आप मुझे कुछ बताओगी कि क्या बात है? क्या कोई चीज आपको परेशान कर रही है? मौलवी साहब जैनब से मुखातब हुए तो जैनब एकदम बेचैन होकर उठ बैठी। लगता था कि वो शायद कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। जैनब की हालत देखकर मौलवी साहब ने उससे कुछ और नहीं पूछा। वो उठकर बाहर चले आए। मौलवी साहब ने हमारी तरफ देखा और फिक्रमंदी से बोले, मुझे बच्ची पर किसी चीज का साया महसूस हो रहा है और वो बच्ची पर जानवर की शक्ल में है। अब मुझे बताइए, इसकी ये हालत कब से है? तो अम्मा ने मुकम्मल दास्तान सुना दी। तो मौलवी साहब को कोई शक नहीं रहा और जाते जाते वो वापस आने का कहकर वो चले गए और साथ ही पानी पर दम करके जैनब को पिला दिया और एक तावीज भी इसके गले में डाल गए। तावीज डालते हुए जैनब ने मौलवी साहब का हाथ बड़ी सख्ती से पकड़ लिया, जिसे उन्होंने नजरअंदाज करके कुछ पढ़ा और जैनब पर फूंक मारी तो उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया और इसके गले में तावीज डालकर मौलवी साहब वापस चले गए। जैनब की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वो हर वक्त चीखती चिल्लाती रहती, कहती, इस तावीज
तवीज को मेरे गले से हटा दो, मेरा दम घुट रहा है। कभी कहती कोई मेरा गला दबा रहा है, मेरी सांसें बंद हो रही हैं। उस दौरान अम्मा मुसलसल रोती रहती और मैं कभी अम्मा और कभी ज़ैनब को संभालती। मौलवी साहब ने तवीज को गले से उतारने से सख्ती से मना किया था, मगर अब तक ज़ैनब की हालत ऐसी ही रहती और फिर वो बेहोश हो जाती और जब होश आता तो खलाओं में घूरती रहती। हमको मौलवी साहब का बेचैनी से इंतजार था। दूसरे दिन मौलवी साहब घर चले आए तो हमें रोशनी की एक उम्मीद नजर आई और उम्मीद एक बार फिर जाग उठी। मौलवी साहब के साथ एक बुजुर्ग भी आए थे। मौलवी साहब मेरे अब्बू जान से बोले, जमशेद साहब आप परेशान ना हो, आप देखिएगा ज़ैनब बेटी को इस जिन से जल्दी निजात मिल जाएगी। मौलवी साहब ने एक अज़म से कहा तो अब्बा ने कहा आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर मौलवी साहब, और अब्बा ने कहा आप अंदर आ जाइए। अब्बा ने उनके लिए रास्ता छोड़ा तो वो बुजुर्ग बोले, अंदर तो हम आ ही चुके हैं, जमशेद साहब आप जरा हमें बच्ची का कमरा दिखा दीजिए, मैं जरा उस जिन की खबर लूं। अब्बा ने कमरे की तरफ इशारा किया तो बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पढ़ते हुए आगे बढ़े। साथ ही उनके हाथ में जो तस्बीह थी उसके दाने भी गिराने लगे। कमरे के करीब पहुंचकर मौलवी साहब ने कहा, ठीक है अब दरवाजा खोलिए। अब्बा ने बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजा न खुला। अब्बा ने दरवाजा बजाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो बुजुर्ग खुद ही आगे बढ़े और अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रखकर कुछ पढ़ना शुरू किया। दरवाजा पहले तो हिलने लगा और फिर थोड़ी देर में खुद ही खुल गया। कमरे की लाइट ऑफ थी और हद से ज्यादा अंधेरा और खामोशी थी। मौलवी साहब ने हम सबको बाहर रुकने का इशारा किया तो अब्बा जी से ना रहा गया तो वो आगे बढ़े। मौलवी साहब ने अब्बा जी को रोका। बुजुर्ग ने कमरे में जैसे ही कदम रखा ज़ैनब की एक भयानक चीख सुनाई थी। हम सब पर खौफ तारी था। किसी बिल्ले की मुसलसल आवाजें आना शुरू हो गई। वो बहुत खौफनाक और भयानक आवाज में घुरा रहा था। ज़ैनब भी मुसलसल चीख रही थी, अम्मा मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, अब्बा मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मदद करो। ज़ैनब की आवाज एकदम बदल गई थी। वो बहुत भयानक चीख रही थी, चला जा यहाँ से वरना बहुत बुरा होगा। इस बार बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा और जवाब में आवाज आई, चले जाएंगे, लेकिन तू क्यों अंधेरे में छुपता है, सामने क्यों नहीं आता? शुक्र कर मैं तेरे सामने नहीं आ रहा, अगर सामने आ गया तो तेरी खैर नहीं, जा चला जा यहाँ से। फिर आवाज आई तो बुजुर्ग एक कदम और आगे बढ़े तो वो बोले, मैं क्यों चला जाऊं, तू क्यों नहीं चला जाता, ये तेरा मकसद नहीं है। वो कहने लगा, हम अपना मकसद खुद तलाश करते हैं, तू मुझे मत सिखा, अब मेरा यही बसेरा है। बुजुर्ग को गुस्सा आ गया तो इतनी देर में उन्होंने कुछ पढ़कर अंधेरे में फूंक मारी और लाइट जल उठी। ज़ैनब कमरे के कोने में खड़ी घुरा रही थी, आंखों से जैसे चिंगारियां सी निकल रही थी। अब्बा उसके करीब जाने लगे तो उन्होंने रोक लिया, नहीं आप करीब ना जाएं। बुजुर्ग बोले, ये तेरा बसेरा नहीं है, इस बच्ची को छोड़ दे। ज़ैनब बहुत खौफनाक आवाज में हंसी, कितना नादान है तू, क्या तू नहीं जानता हम जहाँ बसेरा करते हैं वहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाते। और ये कहकर वो पागलों की तरह आगे बढ़ी। अगर मौलवी साहब और अब्बा ने उसे पकड़ ना लिया होता तो वो बुजुर्ग का मुंह नोच लेती। ज़ैनब एक कमजोर सी लड़की थी लेकिन उस वक्त उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। बुजुर्ग मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। ज़ैनब के करीब आते ही उन्होंने इस बार फूंक मारी और अपने साथ लाई हुई रस्सी से उसको बांध दिया। फिर उन्होंने अब्बा जी और मौलवी साहब की मदद से उसे उठाया और बाहर आंगन में ले आए। ज़ैनब मुसलसल चीख रही थी। बुजुर्ग ने जल्दी से सबके गिर्द एक हसार खींच दिया और जमीन पर बैठ गए। बुजुर्ग की आवाज आई, जा चला जा यहाँ से, जहाँ से तू आया है, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। लेकिन ज़ैनब मुसलसल चीखती रही और मौलवी साहब और बुजुर्ग को बुरा भला कहती रही। उसकी आवाज भी बड़ी अजीब सी थी। उसके बाद बुजुर्ग ने हमसे एक बाल्टी पानी लाने को कहा और साथ ही साथ कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद बुजुर्ग ने उस जगह एक छोटा सा गड्ढा खोदा।
ہم سب حیران تھے کہ آدھی بالٹی پانی ڈالنے کے باوجود وہ گڑا خشک تھا، پانی گڑے میں پڑتے ہی خشک ہو جاتا۔ یہ عمل بھی تقریباً آدھے گھنٹے تک دہراتے رہے کہ زینب ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ ہم سب حیران تھے کہ اچانک کچھ فاصلے پر ایک بلہ نمودار ہوا اور بزرگ کے حصار سے کچھ دور آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بزرگ کو گھور رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت ناک چمک تھی۔ بزرگ نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ جا چلا جا یہاں سے، ورنہ تیرا حشر بھی تیرے ساتھی جیسا ہوگا۔ بلے نے حصار کے چاروں طرف ایک چکر کاٹا اور ہوا میں غائب ہو گیا۔ ہم سب خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے اور اپنی اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ ایسا منظر ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن بزرگ اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ مولوی صاحب اور ابا جی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب فکر کی کوئی بات نہیں، آپ بچی کو اندر لے جائیں اور سلا دیجئے۔ جب یہ صبح اٹھے گی تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ابا زینب کو لے کر اندر آ گئے تو اماں نے اسے اپنے کمرے میں لے جا کر اس کو سلا دیا۔ بزرگ ابا جی سے بولے، اس جن کا خاتمہ ہو چکا ہے اور جو باہر آپ نے بلا دیکھا وہ اس کا ساتھی تھا، لیکن آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ سن کر ابا اور ہماری جان میں جان آئی اور ہم نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا اور نہ جانے زینب بیچاری کا کیا حشر ہوتا۔ دادی جان نے اپنی کہانی ختم کی اور مجھے مخاطب کیا، زینی میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتی تھی کہ میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، میں تمہارے ساتھ کب تک رہوں گی، لیکن تم اپنا خیال رکھا کرو۔ ذرا سی احتیاط سے ہم بڑی بڑی آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ میں نے دادی جان کی یہ بات سنی تو دادی کے گلے لگ گئی اور کہا کہ دادی جان ایسا نہ بولیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کی ہر بات پر عمل کروں گی۔ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔